कोई दिक्कत? परिभाषा की बात करें, प्लास्टिक के उपयोग से होने वाली हानि जैसे जल स्थल की गुणवत्ता होने वाली हानि जैसे जल की गुणवत्ता में कमी तथा जीव जंतुओं को नुकसान होता है, इसे प्लास्टिक प्रदूषण कहा जाता है। ऐसा लिखा जा सकता है कि प्लास्टिक के उपयोग से होने वाली हानि जैसे जल और स्थल की गुणवत्ता में कमी आना, जीव जंतुओं को नुकसान होना, इसे प्लास्टिक प्रदूषण कहा जाता है। हाल में हाल के समय सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की समस्या है, क्योंकि इसके दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होते हैं इसके, क्योंकि इसके दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। प्लास्टिक के उपयोग से होने वाली, अभी तक आपको लिंक नहीं गई क्या? लिंक में भेज चुका हूं, फिर भी कोई क्लास में नहीं है आज। लिंक मैंने भेज दी है बेटा। अच्छा, अभी लिंक आई है, ओके। कोई बात नहीं, सभ्य कोई दिक्कत नहीं। लिंक मैंने लिंक बराबर 9:01 पर सेंड कर दी थी, आपको लिंक लेट आई शायद। सॉरी, उसके लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ कि आपको लिंक लेट पहुंची, लेकिन मैं शुरू ही किया हूँ अभी। प्लास्टिक प्रदूषण क्या है और कारण, प्रभाव और उपाय समझाइए। देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण का मतलब होता है प्लास्टिक के उपयोग से होने वाली जल और स्थल की गुणवत्ता में कमी तथा जीव जंतु और मानव को होने वाली हानि से है। प्लास्टिक प्रदूषण ये होता है, इसे ही प्लास्टिक प्रदूषण कहा जाता है। हाल के समय में सबसे बड़ी प्रदूषण की समस्या है, क्योंकि इसके दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, बहुत ज्यादा समय तक इसके नुकसान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आप लिख सकते हैं। देखिए, मैंने बता दूं आपको कि टेलीग्राम पे जो आपने आंसर भेजा था शीला जी, बहुत अच्छा आंसर लिखा था आपने, और वो उत्तर मैंने पढ़ा है। आपके आंसर बिल्कुल सटीक है, बहुत अच्छे कर रहे हैं आप। इसी तरह से प्रयास करते रहिए, तो बिल्कुल आपको इसमें फायदा मिलेगा। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करना,
प्री कई बार निकल जाएगा, लेकिन मेंस निकालने में समस्या होगी। कुछ लोग खाली डेटा में लगे रहते हैं कि प्री प्री पढ़ लो, प्री इकट्ठा कर लो, इकट्ठा। एमपी जीके में प्री के अलावा बहुत सारे डेटा आते हैं। इसी वजह से मेरा हमेशा रहता है कि क्लास में 2-3 क्वेश्चन पर मैं काम करूं। और ऐसा नहीं कि क्लास खत्म होने के बाद मैं क्वेश्चन का ढेर लगा दूंगा, आपको इतने सारे क्वेश्चन दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। एमपी जीके क्या, पूरा ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आ जाएगा। इतने सारे क्वेश्चन आपको दूंगा मैं, और उसके आंसर भी सटीक तरीके से लिखे जाएंगे। तो इसको प्लास्टिक प्रदूषण कह सकते हैं। 2050 तक अभी यूनाइटेड नेशन का ये मानना है कि 2050 तक समुद्र महासागर में इतना प्लास्टिक हो जाएगा कि मछलियों की संख्या से ज्यादा हो जाएगा। ऐसा उनका मानना है। तो आप सोच सकते हैं कितनी गहराई है इस बात में। 2050 तक, 2050 तक। जी, रिव्यू मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा आपका आंसर, मैं उसका रिव्यू कर दूंगा घर जाकर के आराम से, कोई दिक्कत नहीं। शाम को मैं देख नहीं पाया उसको। अ, सागर में मछलियों की संख्या से ज्यादा पॉलिथीन की संख्या हो जाएगी 2050 तक, ये मानना है यूनाइटेड नेशन का। बड़ी समस्या है ये। और अभी पिछले कुछ वर्षों में बिलियंस ऑफ टन, अरबों टन में जो है प्लास्टिक का प्रोडक्शन बढ़ा है, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ा है, जो बड़ी समस्या है। देखिए, खाली 9% प्लास्टिक ही जो है रिसाइकल हो रहा है, बाकी प्लास्टिक रिसाइकल नहीं हो रहा है। बाकी प्लास्टिक मार्केट में ऐसे ही पड़ा हुआ है। धीरे धीरे जमीन के अंदर पहुंच जाएगा, जमीन की उर्वरा शक्ति छीन लेगा, महासागरों में जाकर के वहां की खाद्य श्रृंखला को प्रभावित कर देगा। बहुत ज्यादा इम्पेक्ट उसका हो सकता है। इसके प्रभावों की चर्चा कर लेते हैं। कार, कारणों की चर्चा कर लेते हैं पहले तो। प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या है? नंबर एक, ज्यादा मात्रा में उपयोग, या इसको ले सकते हैं अंधाधुंध प्लास्टिक का उपयोग। जरूरत नहीं है फिर भी उससे जरूरत से ज्यादा उपयोग करें। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत सस्ता पड़ जाता है। ये कैरी बैग बहुत सस्ते पड़ जाते हैं, इस वजह से हम लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। घर से अपना खुद का बैग लेके नहीं जाते हैं, और जब मार्केट में जाते हैं तो वहां से बैग, कैरी बैग उठा लाते हैं, और वो कैरी बैग ला करके सीधा घर में पटक देते हैं। किसी काम का नहीं होता है। समस्या क्या है? ज्यादा मात्रा में उपयोग। दूसरा, रिसाइकल की कमी, केवल 9%। ये लिख सकते हैं। कारण क्या हो रहा है? एक तो ज्यादा उपयोग करे, दूसरा कारण है कि उपयोग ज्यादा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, रिसाइकल कर लो। रिसाइकल की कमी। तीसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसका रिसाइकल नहीं हो सकता। 50% तो यही आता मार्केट में। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता भारत में और दुनिया में ही किया जाता है। और ये सिंगल यूज प्लास्टिक की दिक्कत क्या है? इसका रिसाइकल नहीं होता। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। 50% तक हमारे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक ही इस्तेमाल करते हैं, जिसका रिसाइकल पॉसिबल ही नहीं है। चौथा, जन जागरूकता का अभाव। हर साल पर्यावरण दिवस पर क्या सरकार बार बार इस बात को उठाती है, मुद्दे को, कि पॉलीथीन बैन की जाए, पॉलीथीन समस्या है। कई सारे एक्टिविस्ट थे पर्यावरण के, जो एक्टिविस्ट होते, पर्यावरणविद होते हैं, वो बार बार बोलते हैं कि आप समझ नहीं रहे, समस्या बहुत बड़ी है। तो आपको पॉलीथीन के सबसे संबंधित शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये जागरूकता का अभाव होने की वजह से भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है? भारत में पॉलीथीन प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। तो एक बड़ी समस्या हो गई है। ठीक है। 400 वर्षों तक बिल्कुल अपघटित होता ही नहीं ना। ये अपघटित, इसका इसका डिकम्पोजिशन होने में कई साल लग जाते हैं। इतने सालों तक लगातार पॉलीथीन वेस्ट हो रहा ना। अब समस्या ये है कि इसमें रिसाइकल नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन जन जागरूकता का अभाव। एक ये भी लिख सकते हैं, मेन कारण ये रहा कि उचित शासकीय नीति नहीं रही है। उचित
शासकीय हस्तक्षेप का अभाव। देखिए कभी भी वर्डिंग उस तरह से मत लिखना कि सीधे सीधे सरकार को कोस दो। ऐसा नहीं लिखे कि बीजेपी सरकार की खामियां या सरकार की कमियां, सरकार की कमियां मत लिखना। उसके बजाय लिख देना उचित शासकीय हस्तक्षेप का अभाव। सरकार हस्तक्षेप तो कर रही है लेकिन उचित तरीके का नहीं कर रही है। तो ये पॉइंट लिख दोगे तो आपका कारण हो जाएगा कि क्या कारण है इसके इस्तेमाल के। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये कारण लिख दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये भाई इन चीजों से जो है प्लास्टिक प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। और हम लोग अगर इसका और एक और कारण क्या है, एक कारण छठा लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, प्लास्टिक की बजाय दूसरे ऑप्शन की कमी है। तो ये चाहे लिख सकते हैं प्लास्टिक का या प्लास्टिक के विकल्प की का अभाव। अगर प्लास्टिक का विकल्प होता तो हम लोग ऑब्वियसली बात है प्लास्टिक कम हो जाता। तो एक मोनोपोली है पूरे मार्केट में प्लास्टिक की, वही बिकना है, वही चीज चलती है, हर जगह पन्नियों का थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका कोई विकल्प तैयार हो जाता है, अगर इसका कोई विकल्प तैयार हो जाता है तो डेफिनेटली ये यहाँ पर काम करेगा। तो विकल्प क्या है, विकल्प मैं आपको बता देता हूँ। विकल्प है एक मक्का के छिलकों से बनता है एक पॉलिथीन, जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है। ये हाल ही में कुछ समय पहले न्यूज में था। मक्का जो होती है, मक्का का जो छिलके होते हैं उससे एक पॉलिथीन बनाई जाती है और वो पूरी तरह से जैविक होती है। वो अपघटित हो जाती है आराम से, उसको एक वन यूज सिंगल यूज होती है और थोड़ी सी महंगी पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है, लेकिन फिर भी उसका जो है विकल्प माना जा सकता है। कर्नाटक राज्य में कंपनी है जिसने ये काम शुरू कर दिया है। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले इस पर वर्क करना शुरू किया था। न्यूजीलैंड से कर्नाटक में अभी ये पॉलिसी आई है। कुछ आईआईटियंस जो है उसमें से एक मेरे कलीग भी हैं, वो आईआईटी हरिद्वार से पढ़े हुए हैं, एनआईटी हरिद्वार से पढ़े हुए हैं। उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर के ये प्लान किया था कि जो कर्नाटक है, वो कर्नाटक में जो थीम लाई गई थी इस मक्का के छिलकों की, प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में भी लाया गया, ला रहे थे वो। लेकिन आप समझते हैं कि पॉलिटिकल बैरियर कितने ज्यादा होते हैं, शासकीय हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होते हैं, कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पैर जमा कर बैठी हैं जो अच्छा खासा रेवेन्यू सरकार को दे रही है। ऐसे में वो चीज जो उनका रेवेन्यू कम कर सकता है, क्योंकि सरकार को सब्सिडी में इस चीज को उतारना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि कोई नॉर्मल पॉलिथीन 1 रुपए में पड़ रही है और ये 4 रुपए में पड़ रही है तो कोई खरीदना पसंद नहीं करेगा। सरकार हस्तक्षेप करेगी और सरकार सब्सिडी के थ्रू इसको लॉन्च करेगी। धीरे धीरे प्राइस बढ़ाएंगे तो चलेगा, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सरकार अगर साथ देती तो शायद मध्य प्रदेश में भी इस चीज को लॉन्च किया जा सकता था। और मध्य प्रदेश के जो मंत्री वगैरह हैं वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखे, तो ये ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं आ पाई। लेकिन कर्नाटक ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप लिख सकते हैं इसके उपाय में, विकल्प के रूप में अच्छा उपाय लिखा जा सकता है। हम लोग बात करेंगे इसकी भी। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही है। प्रभाव क्या क्या है। देखिए प्रभाव को सीधा पॉइंट टू पॉइंट लिखने की बजाय बुलेट पॉइंट में लिखो, बड़ा अच्छा आंसर रहेगा आपका। जैसे पहला प्रभाव अगर मैं लिखूं आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव कैसे, सागरों और नदियों में जाएगा पॉलिथीन तो उनकी, नदियों की तटों की सुंदरता कम होगी। क्या होता है, आप जब भी किसी नदी में जा रहे हो, कहीं सागर में किसी बीच वगैरह पे जा रहे हो, आपको दिखता है पूरे प्लास्टिक प्लास्टिक थैलियां भरी पड़ी है कोने पे और कॉर्नर पे बह करके लहरों से पूरा एरिया। तो आपको वहां जाने का, घूमने का मन नहीं करेगा, बहुत ज्यादा सुंदरता की कमी आती है। उससे क्या होता है, पर्यटन राजस्व की हानि। ठीक है। आज मैं क्लास ज़्यादा लंबी नहीं ले पाऊंगा। मैं क्लास 1 घंटा 5 मिनट यानी 10-5 में मैं क्लास छोड़ दूंगा,
क्योंकि जस्ट कुछ कारणों की वजह से क्लास फंसी हुई है। 2 दिन का है बस, तो उसके बाद हम लोग वापस से कंटिन्यू कर लेंगे 1.5 घंटा। ठीक है। सागरों नदियों की तटों की सुंदरता कम होती है, जिससे पर्यटन राजस्व की कमी। आर्थिक नुकसान क्या हो गया? इससे उनकी सुंदरता में कमी आ रही है और पर्यटन और राजस्व में कमी आएगी, और हानि होगी, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये लिख सकते हैं आप। किस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? पर्यटन पर। एक ये लिख सकते हैं, अंडमान निकोबार जो हमारा देश का एक बड़ा अच्छा एक जगह है, टूरिस्ट प्लेस भी है, लोग घूमने भी जाते हैं। यहाँ पर समस्या क्या है? सरकार यहाँ पर प्लास्टिक डंप करता है। डंपिंग के कारण वहां की सुंदरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अंडमान निकोबार में लगातार सरकार प्लास्टिक डंप करती है, जिसके कारण क्या है? उसकी सुंदरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समझ में आ रहा है? देखिए, ये ऐसा नहीं कि कहाँ से ये डेटा जो ज्यादातर क्वेश्चनों के डेटा में एक अच्छे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से उठाता हूँ। दृष्टि आईएएस ने इसके बारे में काफी अच्छा लिखा था। दृष्टि आईएएस से कुछ पॉइंट निकाल के लाया हूँ। अब आप सोच सकते हैं, दृष्टि आईएएस एक बहुत अच्छी संस्था है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि अच्छा पॉइंट देता होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग यहाँ से लिए हैं। तो क्या है कि पहला है कि तटों की सुंदरता कम होगी, नकारात्मक प्रभाव राजस्व में। दूसरा, अंडमान निकोबार डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया पूरी तरह से। आपको पता है, पूरी दुनिया का डंपिंग ग्राउंड है इंडिया। पूरी दुनिया में ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो या मेडी वेस्ट हो, पूरी दुनिया से लोग ट्रक में भर करके, कंटेनर भर कर इंडिया में आते हैं, हमको पैसा देते हैं कचरा आपके देश में फेंकने का। और हमारे देश में चूंकि समस्या क्या है? हमारे देश में चूंकि भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज्यादा है, इस वजह से हमारे देश के ग्राउंडों में आपको ई वेस्ट, मेडी वेस्ट इतना ज्यादा मिलेगा। आप खुद सोचो ना, मेडिकल क्या में इस्तेमाल करने वाली जितनी भी अब कोरोना में कितनी चीजें इस्तेमाल की गई होगी। ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा मेडी वेस्ट इंडिया में आता है भर भर के, जिसकी रिकॉर्ड सरकार के पास भी नहीं होता। अब आप खुद सोचिए ना, अगर ये मेडी वेस्ट इंडिया में आएगा, डंप किया जाएगा, लोग जलाएंगे, तो उससे केमिकल निकलेगा। उससे सांस संबंधी बीमारियां, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां किसको होगी? हम ही लोगों को होगी। एक ये सोचने वाली बात है। इसी वजह से ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट या मेडी वेस्ट, इस पर निबंध पूछा जाता है एमपीपीएससी में। ये निबंध पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा प्रभाव देख लेते हैं। पहला प्रभाव हमारा हो गया कौन सा? आर्थिक प्रभाव। दूसरा है जानवरों पर प्रभाव। जानवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जानवरों के लिए नुकसान होता है। कैसे? समुद्री जीवों को नुकसान, जानवरों को नुकसान, क्योंकि इनको नहीं पता कि पॉलीथीन नुकसानदायक है। पॉलीथीन के अंदर आपने खाना भर के छोड़ दिया, गाय उस खाने को खा लेती है, खाने के साथ साथ पॉलीथीन भी अंदर चली जाती है। अब वो पॉलीथीन अंदर चली जाती है तो वो उसके पाचन तंत्र को खराब करती है। तो करती क्या है ये? पाचन तंत्र को डैमेज करती है। पाचन तंत्र को खराब करती है तो क्या उसमें केमिकल होता है, रसायन होता है, और रसायन पूरे शरीर को बीमारी से भर देगा। मैंने बताया था शायद कल की क्लास में भी कि कुछ दिन पहले की बात है, हर साल कहीं ना कहीं न्यूज में आता है, बम्बई के तट पर एक बड़ी सी वेल मछली आकर के मरी हुई अवस्था में मिली थी। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो किलो से नहीं, टन से उसके शरीर में से क्या निकला? मछलियां नहीं निकली, टन से उसके शरीर में क्या निकला है? ये आपका प्लास्टिक यानी पॉलिथीन निकली। कब से वो खा रही होगी, लगातार खाते। इतना बड़ा एक दान दैत्याकार शरीर, जो इतना बड़ा बृहद शरीर जो है, इसकी वजह से खत्म हो गया। यानी आने वाले समय में नुकसान है। ये जलीय जीव क्या करते हैं, इनको भी समझ में नहीं आता। वैसे तो इनको खाते नहीं है, वो पॉलिथीन को नहीं खाते थे वो, लेकिन समझते हैं क्या पॉलिथीन ट्रांसपेरेंट होती है। और एक कई सारी मछलियों का भोजन होता है जेली फिश, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसी पॉलिथीन की तरह दिखती हैं। तो जेली फिश के भ्रम में मछलियां उसको खा जाती हैं, और मछलियां जेली फिश के भ्रम में खा जाती है तो निगल जाती है। वो बहुत ज्यादा मात्रा में निगलने की वजह से समस्या ये हो गई
कि इतनी ज्यादा मात्रा में हुआ कि जीवों की मृत्यु होना शुरू हो गई। तो जानवरों पर नकारात्मक प्रभाव, जब तक जानवरों के पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था तब तक हम लोग सचेत नहीं होता, हमको मतलब नहीं, भाई जानवर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है हमको, हम लोग तो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के चिंता थे। तो क्या हुआ, इसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है तीसरा, वो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसके जो रसायन निकलते हैं उससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती है। यहाँ तक तो डॉक्टर लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे ये प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल से पानी नहीं पीना चाहिए, ये भी नुकसान देती है, कभी भी इस तरह से पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग इवन इस्लाम में लिखा हुआ है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ करके पानी पीना चाहिए, सही रहता है वो अपने शरीर के लिए। बहुत सारी चीजें पुराने लोगों ने हमको समझाई, तांबे के पात्र से पानी पीना चाहिए। अब तो हम लोग स्टील पर कन्वर्ट हो गए। तांबे के पात्र से पानी पीना वाकई में बहुत लाभदायक होता है, आपके पाचन तंत्र को सही कर देता है वो। तो ये चीजें हम लोग धीरे धीरे छोड़ते चले गए और प्लास्टिक की बोतल अपनाना शुरू कर दी है। तो ये स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होने का मेन कारण क्या है, ये ये प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। कोई गर्म चीज आपने प्लास्टिक की थैली में रख दी तो प्लास्टिक गर्म होने की वजह से रिएक्शन करेगा, हमको नहीं पता होता है, लेकिन वो उसमें केमिकल इंक्लूड कर देगा, और क्या वैसे ही सब्जियां केमिकल से रिलेट उससे भरी पड़ी आ रही है। तो एक समस्या है कि मानव के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। इसमें एक रसायन होता है पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर। इसमें एक रसायन होता है पॉलीब्रोमिनेटेड डाइल इथाइल ईथर, पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल, पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर, इसका नाम लिख सकते हैं आप। ये एक रसायन होता है इन पॉलीथीन में जो श्वास संबंधी बीमारी पैदा करता है। बीमारी पैदा करता है, पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर जो श्वास संबंधी बीमारी पैदा करता है। तो ये कि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव है। श्वास संबंधी बीमारी के साथ साथ एक बीमारी और है जो आने वाले समय के लिए बड़ी समस्या है। साथ ही साथ ये पॉली ब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर क्या है, आनुवांशिक बीमारियों को जन्म देता है। बीमारियों को जन्म देता है। एक चीज और मानव प्रभाव पे जोड़ सकते हैं, प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। ये बड़ी समस्या हो जाएगी। वैसे तो जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जानवरों में प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी, वैसे ही जानवरों की संख्या कम हो रही है। जानवर लोग ज्यादा इसको जानवर जो है वो ज्यादा खाते हैं। ऐसे में ये पॉलीथीन उनकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है, मानवों की प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। लगातार ये क्वेश्चन आता रहता है कि लगातार विश्व में इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, यूरोपियन कंट्री में इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है, यानी पैदा होने की जो क्षमता वो घट जा रही है। बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो एबनॉर्मल हो रहे, प्री मैच्योर डिलीवरीज हो रही है, ये सब क्या है। लगातार हम लोग देखते हैं सीजेरियन की 10% सिजेरियन करना चाहिए गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से, कि हॉस्पिटल को कम से कम 10% संस्थागत प्रसव कराने चाहिए, सिजेरियन डिलीवरी होनी चाहिए कम से कम, ताकि जो है उससे लोगों को इसकी थोड़ा सा नॉलेज मिले। बाकी 90% आपको करना है नॉर्मल का हो सके, लेकिन ऐसा होता ही नहीं, उल्टा हो जाए, 50% से ज्यादा कर देते हैं सर डॉक्टर्स लोग। अब वो उनका व्यक्तिगत फायदा हो या जो भी हो, लेकिन कई जगह कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ इनटेक ऑफ प्लास्टिक, यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की वजह से ये सब समस्या आ रही है। इवन चाइना तो इतनी हद तक उतर आया है कि
सब्जियां वगैरह बहुत सारे, प्लास्टिक की चावल, प्लास्टिक की गोभी वगैरह भी मार्केट में लॉन्च कर दी थी उसने। हालांकि अभी उस पर बैन लगाया गया, लेकिन कई सारी चीजें यहाँ पर लॉन्च कर दी। जीएम क्रॉप्स आ रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें आ रही है, नुकसान तो हर चीज करती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया का मानव पर प्रभाव। भूमि पर प्रभाव भी लिख सकते हैं। भूमि में मिल जाता है तो किस चीज को प्रभावित करता है? उर्वरता को प्रभावित करता है, ये लिख सकते हैं भूमि में। भूमि के बाद भूजल पर प्रभाव भी लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। क्या होता है, गड्ढे में हम लोग जब इसको दफनाते हैं, कई जगह गड्ढों में दफनाया जाता है, तो गड्ढों में फेंका जाता है, तो वर्षा के पानी के साथ मिलकर भूजल को दूषित करते हैं। रसायन मिल जाते हैं, दूषित कर जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, भूजल पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। वायु प्रदूषण लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इसको जलाने से रासायनिक धुआं निकलता है। आपने जलाया जरूर होगा, सबने अपने जीवन में काम किया है। रासायनिक धुआं निकलता है, इसको जलाने से रासायनिक, ये वो सबने अपने जीवन में काम किया है। बहुत जरूरी है, करना बहुत जरूरी, सब लोग करते हैं। लेकिन क्या है कि इसके जलाने से जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, केमिकल वायु में जाएगा तो हम इंटेक करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स नाम का एक चीज इंडिया में ऐप लॉन्च की गई, एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना। पूरी दुनिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स में टॉप 10 शहरों में 5 से 6 शहर तो इंडिया के आते हैं। पूरी दुनिया के टॉप 10 शहरों में 5 6 सिटीज इंडिया की आ रही है। सोचो आप, कितनी बड़ी समस्या है पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन इंडेक्स में। और हमारे यहाँ भी बहुत गंदी हालत है, ग्वालियर सबसे गंदी हालत पे है अभी फिलहाल। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था, शहरों की हालत ज्यादा खराब है, गांव फिर भी शहरों की तुलना में काफी ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। बात करते हैं इसके समाधान की, उपाय की। उपाय क्या क्या हो सकते हैं? जब हमने समझ लिया कि पॉलीथीन प्रदूषण क्या है, उससे समस्या क्या क्या हो रही है, तो उपाय क्या क्या हो सकते हैं? एक तो पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, सीधा प्रतिबंध लगा, लोग जागरूक होंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। दूसरा, रिसाइकल को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शासकीय हस्तक्षेप हो। ये हस्तक्षेप करेंगे तो हो सकता है, और कर भी है लगातार। सरकार क्या कर रही है, लगातार इस चीजों में कर रही है। ठीक है। सरकार और अंतर्राष्ट्रीय शासकीय हस्तक्षेप होना चाहिए। राष्ट्रीय इंडियन गवर्नमेंट भी और इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन भी इस पर अगर काम करना शुरू करे तो ये किया जा सकता है। जन जागरूकता एवं जन सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, जैसे गंगा नदी गंदी हो रही, गंगा नदी को साफ करने के लिए खाली और खाली जनता साफ कर सकती है। उसके अलावा जनता अगर कोऑपरेट करेगी, तो कोऑपरेशन ऑफ पीपल, जनता का सहयोग की आवश्यकता है, जन जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये अगर काम हो रहा है तो हो सकता है कि इस चीज में ये काम हो। और एक और लिख सकते हो उपाय,
प्लास्टिक का विकल्प खोजा जाए जो अपघटित हो सके। ये एक लिख सकते हैं आप। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, मक्का के छिलकों से प्लास्टिक, ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। मक्का के छिलकों से प्लास्टिक बनाना, प्लास्टिक का विकल्प खोजने की जरूरत है। एक ही विकल्प मैंने आपको बताया, जैसे मक्का के छिलकों से प्लास्टिक बनाना। हम तो दुनिया के उन देशों में आते हैं जो देश कचरे से पेट्रोल बना देता है। भारत दुनिया का चौथा वो देश है जो पेट्रोल बनाता है कचरे से। तो ये धीरे धीरे कितना बड़ी बात है, पेट्रोल बना रहे हैं हम लोग। गन्ने का जो निकलता है, गन्ना निकालने के बाद जो बचा होता है मटेरियल, उससे हम लोगों ने ईंधन बनाना शुरू कर दिया है। पेट्रोलियम पदार्थ उससे भी निकालना शुरू कर दिया। तो काफी सारे हद तक भारत सरकार जो है ये इस पर हस्तक्षेप कर रही है और आगे, लेकिन विकल्प अच्छा मिलेगा तो ये हो सकता है। नीतियों का नाम भी लिख सकते हैं। उचित प्रबंध की नीति या उचित प्रतिबंधात्मक नीतियों का अभाव, या नीतियों को लागू किया जाए, उसको लागू करेंगे तो उपाय बिल्कुल मिलेगा आपको। तो ये था आपका प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट था। और इसी प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे, पॉलीथीन पोल्यूशन के बारे में। बाकी जो दूसरे प्रश्न है वो बिल्कुल सीधे हैं, बहुत सीधे सिंपल से क्वेश्चन दिए थे। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, बायोमैग्निफिकेशन आपको पढ़ने के लिए दिया था मैंने, किसको पढ़ लीजिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ लीजिएगा। एक ही स्टूडेंट ने आंसर लिखा है। बाकी जो क्वेश्चन दिया था, छोटा मोटा जो क्वेश्चन दिया था वो आप कर सकते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर लिख दिया है। आप अपना आंसर लिखे, मैं रिव्यू करके बिल्कुल भेज दूंगा। सर वॉइस थोड़ा लो रहती है, जो फैन चलने के कारण कम सुनाई देता है। यहाँ पर कोई फैन नहीं चल रहा है क्लास में, ये तो स्टूडियो है। आवाज आपको कम कैसे आ रही है? हाँ अब देखिए, अब शायद मेरे ख्याल से थोड़ी बढ़ गई होगी, क्योंकि मेरी आवाज ही वैसे धीरे धीरे बोलता हूँ, मैं ज्यादा तेज बोलता नहीं हूँ, शायद इस वजह से आपको समस्या हो रही होगी। चलिए, टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो हमारा। अच्छा, आपके यहाँ पंखा चलता है, ठीक है। टॉपिक की शुरुआत करते हैं, भारत में कृषि। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, सॉरी, मध्य प्रदेश में कृषि, तो हेडिंग डालिए मध्य प्रदेश में कृषि। देखते हैं मध्य प्रदेश में कृषि के क्या हाल है। हम्म, मध्य प्रदेश में कृषि। देखिए, कृषि को दो भाग में बांटा गया है, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे भारत में हो। एक कृषि वो जिसको बोलते हैं हम लोग, अ, फसलें उगाते हैं हम लोग। एक तरफ हम लोग उगाते हैं बागवानी, चीजें उगाते हैं। फसलों में हम लोग उगाते हैं खरीफ, रबी और जायद की फसलें उगाते हैं। जबकि वही हम लोग बागवानी कृषि में क्या क्या उगाते हैं? फल। ये फसल नहीं है, फल है। फल है। फल, सब्जियां और मसाले उगाते हैं। फल, सब्जी और मसाले बागवानी कृषि में आते हैं, जबकि फसलों में आती है रबी, जायद और खरीफ की फसलें। मौसम के आधार पर ये तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है। कुछ फैक्चुअल जानकारी जो मैं आपको लिखा दूं। फैक्चुअल जानकारी इस तरह से है कि मध्य प्रदेश की जीडीपी की अगर बात की जाए, तो जीडीपी में कृषि का जो योगदान है मध्य प्रदेश में, वो 37.17% है। 37.17% है। क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल आता है, जो कि 2018-19 का जो आर्थिक सर्वे सर्वे आया था, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान 37.17 है। जो कि पिछले, यानी ये तो 2018-19 का डेटा है। 17-18 की बात की जाए तो उसमें जो योगदान था वो था 37.40%। तो अगर आपको ये डाटा मिल रहा है तो पुराना है, ये डाटा नया है।
37.40% जो योगदान था वो 2017-18 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार था। 18-19 का जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे आया उसके अनुसार 37.17% है। एमपी में 72% लोग गांव में रहते हैं और 79% कृषि पर निर्भर है। इसलिए इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। 79% लोग मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष रूप से कृषि, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, जबकि टोटल पॉपुलेशन गांव में निवास करती है। 72 पॉइंट कुछ है, 72 अप्रोक्सीमेट लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। मेंस में ध्यान रखना, एग्जैक्ट पॉइंट लिखो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लिखोगे लगभग 37% के आसपास योगदान है, लगभग शब्द लिखा तो खुद समझ जाएगा कि हाँ अप्रोक्सीमेट है। कभी भी मैं सोचना कि एग्जैक्ट नंबर लिखने से आपको ये नंबर मिलेंगे, आपके लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि पॉइंट 17 भूल गए, भूल जाते हैं अक्सर, पॉइंट के बाद की संख्या नहीं याद रहती। गलत लिखने से अच्छा है लगभग 37% योगदान रहा, और गांव में 72% जनसंख्या निवास करती है, और मध्य प्रदेश की 79% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। फसल, कृषि दो प्रकार की समझा दी मैंने, फसल रबी खरीफ जायद, और बागवानी में समझा दी मैंने आपको, फल सब्जियां और मसाले का उपयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। फसलों को मौसम के आधार पर तीन भाग में बांटा गया है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। फसलों को मौसम के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, और वो तीन भाग कौन कौन से हैं? नंबर एक, खरीफ की फसल। जब बारिश होती है तो जो फसल उगाई जाती है बारिश के मौसम में, यानी हम लोग जून जुलाई में जो बुआई करते हैं, जून के अंतिम सप्ताह में होती है ज्यादातर बुआई, 20 तारीख के बाद से बुआई शुरू हो जाती है। तो जून और जुलाई में जो बुआई की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर रहती हैं, इनको वर्षा की ज्यादा आवश्यकता होती है। जिन फसलों को वर्षा की ज्यादा आवश्यकता होती है, पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, उन्हें केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। जैसे सोयाबीन हो गया, धान हो गया, मक्का हो गई। इनको आप बाद में नहीं उगा सकते, इनको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी के साथ साथ तापमान भी बहुत जरूरी है, तो कहीं ना कहीं तापमान भी यहाँ पर जरूरी है। तो खरीफ की फसल होती है वो जिसको हम लोग उगाते हैं कब? वर्षा ऋतु में। और मध्य प्रदेश हो या भारत, सबसे ज्यादा जिस जो खेती होती है हमारा देश में, वो खरीफ की खेती होती है मध्य प्रदेश में भी। क्यों? क्योंकि खरीफ की खेती का जो स्रोत है वो है वर्षा, और जायद और रबी की फसलों का जो स्रोत है वो सिंचाई। और कुएं की कमी होने की वजह से, सिंचाई की कमी होने की वजह से, नहरें नहीं होने की वजह से मध्य प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जिनमें खाली एक समय की फसलें होती हैं, एक मौसम की फसलें उगा पाते हैं। कुछ दो की उगा लेते हैं, तीन की तो बहुत कम है जो उगाते हैं। तो ऐसे में वर्षा पर निर्भरता होने की वजह से खरीफ की खेती मध्य प्रदेश में ज्यादा होती है। सोया प्रदेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है। बुआई की जाती है जून और जुलाई में, और कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर में। लगभग 90 दिनों की फसलें होती हैं, 60 दिनों की फसलें भी होती हैं, 2-2 महीने वाली भी। सोयाबीन में भी बहुत सारी ब्रीड्स आ गई आजकल जो जल्दी कट कट जाती हैं, 60 दिनों में, 90 दिनों में कटने वाली फसलें हो गई हैं। तो जून जुलाई में ये बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। सितंबर अक्टूबर अभी चल रहा है, फसलों की कटाई चल रही है, क्योंकि 15 सितंबर के बाद से लौटता हुआ मानसून चल जाता है, मानसून खत्म हो जाता है, बारिश खत्म हो जाती है, फसल पक जाती है। और जब बारिश खत्म हो गई तो फसलों को काटना आसान हो जाता है, और उनके लिए भी सही रहता है। तो आप बस ध्यान रखिए कि बुआई कब हो रही है और कटाई कब हो रही है, ये ध्यान रखिए खरीफ फसल में। दूसरा है राबी की फसल। रबी की फसल या राबी की फसल भी बोलते हैं इसको। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, दिवाली के समय में ये बोई जाती है। इसलिए दिवाली हम लोग इसलिए धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि खरीफ की फसल कट करके पक करके घर आ जाती है, उसको बेच करके किसानों के पास पैसा आ जाता है, और किसान खुशी खुशी से मार्केट करते हैं और अपना त्योहार मनाते हैं, और दूसरी फसल के लिए खेत तैयार करते हैं। अक्टूबर नवंबर में दूसरी फसल उगाना शुरू करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राबी की फसल। फरवरी और मार्च में इस फसल का कटाव किया जाता है, काटी जाती है,
और ये फसल पूरी तरह से, इसका स्रोत क्या है, इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स तो मैंने बता दिया आपको, बारिश है, वर्षा। इसका जो स्रोत है वो सिंचाई है। और जो लोग किसान फैमिली से हैं वो बिल्कुल जानते होंगे कि ज्यादा फायदा खरीफ की फसल में नहीं होता है। किसानों को अगर फायदा कोई फसल दिलाती है तो वो रबी की फसल है। रबी क्रॉप्स, रबी की फसल होती है। और रबी की फसल इसलिए ये दिलाती है क्योंकि सिंचाई के माध्यम से जब आपको पानी देना है खेतों में तब आप पानी चलाएंगे, जब फसल को पानी की जरूरत है आप उसके हिसाब से पानी देंगे। जबकि वर्षा का जल कभी गिर रहा है कभी नहीं गिर रहा है, उचित समय पर वर्षा नहीं हो पाती, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इस साल की ही बात कर ले तो सोयाबीन को काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है बारिश की वजह से। पहले जब बुआई की गई थी तो कई क्षेत्रों में बारिश लंबे समय तक नहीं हुई। ऐसे में पौधे की जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो कम होगी, पौधे की साइज कम बन रही है। दूसरी बात, जब बाद में पौधा में फल बनना शुरू होने जा रहा था तब कुछ धूप चाहिए, तब धूप नहीं मिली, तब बारिश बहुत ज्यादा तेज आ गई। तो बारिश तेज आने की वजह से फल भी अच्छा नहीं बन पाया, साइज भी अच्छी नहीं बन पाई, और प्रोडक्टिविटी में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन रबी की फसल में ऐसा नहीं होता है। सारा काम आपके हाथ में होता है, कब पानी पिलाना है, कब जरूरत है, ये आपको अगर पता है तो आप उचित समय पर उचित उपाय कर सकते हैं। और बल्क में प्रोडक्टिविटी होती है, इसी वजह से गेहूं की प्रोडक्टिविटी बहुत भयंकर मात्रा में मध्य प्रदेश में होती है। बिल्कुल, धान में भी प्रभाव पड़ता है। खरीफ की फसल में हर फसल बहुत अच्छी नहीं होती। बहुत कम, बहुत कम साल होता है कि आपकी फसल की डिमांड के हिसाब से बारिश हो, क्योंकि डिमांड के हिसाब से बारिश हो जरूरी थोड़ी ना है। कोई किसी जगह पर इस हफ्ते में बोया, किसी ने अगले हफ्ते में बोया। जून जुलाई के महीने में कभी भी बुआई हो सकती है। जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बुआई चलती है, तो बड़ी समस्या है ना, बाद में बोने वाले को समस्या है, पहले वाले को समस्या है। जायद की फसलें जो होती है ये भी पूरी तरह से किस पर निर्भर होती हैं, इसका भी स्रोत क्या होता है, सिंचाई। सिंचाई, इसका भी पूरा पूरा जो स्रोत क्या है, सिंचाई है। और इसकी बुआई होती है मार्च अप्रैल के महीने में, जबकि कटाई मई जून। ये ज्यादा लंबी फसल नहीं होती है। मार्च महीने में उगाया, मई में काट लो, अप्रैल में उगाया, जून में काट लो। इसमें फसलें खास कर आती है। मूंग की फसल, अगर फसल देखी जाए तो मूंग की फसल बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलती है। और वैसे भी दालों के मामले में मध्य प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पर पूरे देश में। तो ये मूंग की फसल यहाँ पर होगी। बाकी यहाँ पर तरबूज, खरबूज, ककड़ी वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में इस समय होती है। तो एक देखा जाए तो जायद की फसलें जो हैं वो कम होती हैं, क्योंकि सिंचाई की सुविधा गर्मी के मौसम में सबके पास नहीं होती। यहाँ तक कि बांधों का पानी भी सूखने लगता है। ऐसे में बहुत कम जगह होती है जहाँ पर लोगों को सिंचाई की व्यवस्था होती है। अगर ट्यूबवेल है, नलकूप है, या कुआं आपका चल रहा है तो शायद हो सकता है कि जायद। और अगर जायद की फसल नहीं भी उगा रहे हो तो आपकी फसल चक्रण के लिए ठीक ठाक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाती है। परती छूट रही है ना जमीन, तो आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाती है। हाँ, अगर आपने मूंग बो दिए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि जो दालों वाली फसलें बोई जाती हैं उससे भूमि को नुकसान नहीं जबकि फायदा होता है। इसलिए बोला जाता है कि फसल चक्रण में वर्ष में एक तरह की फसल आपको दालें उगाने चाहिए। फायदा क्या है? फायदा उसका ये है कि उससे इन दालों के जड़ों में एक गठान होती है, जिसमें एक जीवाणु होते हैं, राइजोबियम। और ये राइजोबियम जीवाणु क्या होता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा देता है। तो अपने आप उर्वरा शक्ति नेचुरल तरीके से बढ़ गई। तो जो लोग जायद की फसलों में मूंग उगाते हैं वो अगली बार खरीफ और रबी की फसल भी अच्छी ले सकते हैं। जैसे कई सारे जिले, होशंगाबाद में होता है बहुत ज्यादा, यहाँ पर जो है मूंग की फसल भी होती है, और भी एरिया है जहाँ पर मूंग की फसल होती है। अब अगर 72% जनसंख्या गांव में है, और मैंने बोला कि क्षेत्रों में निवास करती है, 79% जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर। क्योंकि मैंने बोला कितना परसेंट योगदान है जीडीपी में, 37.7% है। तो ऑब्वियसली बात है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। हम तो भारत को भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत में भी बहुत बल्क मात्रा में कृषि की जाती है। पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, फिर भी भारत की जीडीपी में तो केवल 17, 17.5% के आसपास योगदान रहता है कृषि का।
कृषि का योगदान भारत की जीडीपी में 17 साढ़े 17% रहता है, जबकि मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान ज्यादा रहता है। तो देखा जाए तो ज्यादा मात्रा में अर्थव्यवस्था जो है हमारी कृषि पर ही निर्भर रहती है, और अगर वो बिगड़ जाती है तो सरकार का जो है हालत थोड़ी बिगड़ जाती है। फसलों का वर्गीकरण करें तो रबी में कौन सी आती है, जायद में कौन सी आती है और खरीफ में कौन सी आती है, वो जरा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, रबी की फसलों में जो रबी की फसलें जो अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोडक्टिव प्रोडक्शन देती है, इसे शीतकालीन फसल भी कहते हैं। इसके अंदर आते हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई। ये आपको ध्यान रखने पड़ेगा। अगर आप कृषि से जुड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल ये जानकारी होगी कि गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, राई, ये जो चीजें उगाई जाती हैं। धनिया भी उगाया जाता है, कोरिएंडर जो होता है वो धनिया भी उगाया जाता है, तो लेकिन वो मसालों में आ जाता है। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और राई जो है, ये सारी फसलें कब उगाई जाती हैं? ये रबी की फसलों के अंतर्गत आती है। जबकि खरीफ की फसलों की बात करें तो खरीफ की फसलों के अंतर्गत धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन और कपास की फसलें आती हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मैं आपको दिख ही रहा होगा। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन और कपास की खेती को हम लोग बोलते हैं खरीफ की फसलें। ये सारी फसलों को ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें वर्षाकालीन फसलें कहते हैं, और इनका जो स्रोत है किस आधार पर होती हैं? ये बारिश के आधार पर होती है। जबकि बची हुई चीजें हैं जायद की फसलें, जिसमें सब्जियां, खरबूज, तरबूज, और एक फसल का नाम जरूर याद रखना, वो है आपका मूंग। तो मूंग की फसल भी यहाँ पर होती है, ये आप ध्यान रखना बस। ठीक है, तो ये आपके हो गए फसलों के वर्गीकरण। इनको जल्दी से लिख लीजिए, लिख नहीं पा रहे हो तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं मैं। रबी में आएगा आपका गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और राई। जबकि खरीफ की फसल में आपका आएगा धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन और कपास। धान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में तो धान की फसल खरीफ में ही आई जाती है, खरीफ की फसल ही मानी जाती है। लेकिन तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे राज्य हैं जहां पर धान की खेती राबी के मौसम में भी करते हैं, तो वो राबी में भी आती है और खरीफ में भी आती है। मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो केवल वो खरीफ की फसल। हाँ, सरसों राई एक ही है। सरसों वाई पीला होता है, राई थोड़ी राई काली वाली होती है। थोड़ा सा अंतर है बस। दोनों एक ही तरह की फसलें होती हैं। तो ये समझ सकते हैं आप कि मूंग की फसल जो है वो जायद में एक प्रमुख फसल में मानी जाती है, बाकी सब्जियां ही उगाई जाती हैं। ये कम क्यों है? क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था की कमी होने की वजह से इस समय कम ही फसलें जो है आपको मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं राबी की फसलों को, ये राबी फसल है, रबी क्रॉप्स को अगर मैं अलग अलग भाग में कैटेगराइज भी कर दूं तो इसको कैटेगरी में आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी फॉर्म लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आंसर में आपको पैराग्राफ राइटिंग करना है, आप चाहे तो ब्लॉग बनाकर लिख सकते हैं। जितना इजी फॉर्म में आप क्वेश्चन का आंसर समझाओगे उतना ही आप जो है। हाँ बिल्कुल, उड़द भी आती है, बिल्कुल आ सकती है। मूंग एक बड़ी फसल बता रहा हूँ। एक्चुअल में उड़द क्या होती है, उड़द की जो उगाई होती है वो खरीफ में भी आती है। उड़द को आप खरीफ में भी तो बोते हैं, इस समय भी उड़द बोई जाती है, लेकिन वो थोड़ी लंबी चल जाती है इस वजह से। कुछ फसलें ऐसी हैं जो बोई खरीफ में जाती हैं और रबी के साथ कट रही होती है। जैसे गन्ना अभी बो दिया, उसको बाद में काट रहे हैं, तो उसको अलग कैटेगराइज ही नहीं किया गया कि इसको इसमें कैटेगराइज करें हम लोग। ठीक है, खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती है गेहूं और जौ की फसलें। मध्य प्रदेश में राबी की फसल की अगर बात करें तो खाद्यान्न खाद्यान्न वो जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, यानी जिससे रोटी वगैरह बनाई जाती है, तो दो तरह की फसलें आती है, गेहूं और जौ। तिलहन में मध्य प्रदेश सबसे आगे, यहाँ पर मस्टर्ड, सरसों, सूरजमुखी और अलसी की खेती की जाती है रबी के मौसम में। सरसों, सूरजमुखी और अलसी की खेती जाती है। सूरजमुखी और अलसी की खेती तो कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सरसों की खेती होती है तिलहन फसलों में। तिलहन फसलें राबी में कम ही है, खरीफ में ज्यादा है। दलहन की बात करें तो दलहन में चना, मसूर और मटर
चना, मसूर और मटर ये 3 दलहन की फसलें हैं जो किस मौसम में उगाई जाती हैं? राबी के मौसम में उगाई जाती हैं। और अन्य फसलें जिनको अलग से कोई कैटेगराइज नहीं किया गया है, उसमें अदरक, लहसुन, ओपियम और धनिया है। इनको वैसे तो हम लोग मसाले फसल में बोल सकते हैं। अदरक भी समझते हैं आप, लहसुन समझते हैं आप। लहसुन बहुत अच्छा किफ़ायती होता है शरीर के लिए, तो ये भी उस समय रबी के मौसम में उगाया जाता है। बहुत बल्क में उगता है मध्य प्रदेश में। अफीम उगाया जाता है। अफीम खाली कुछ क्षेत्रों में, जैसे मंदसौर, अफीम की खेती हर कोई नहीं कर सकता, ये इलीगल होती है। सरकार खुद इसके पट्टे देता है, सरकार खुद इसकी वैधता देता है उगाने की। और मंदसौर, नीमच जैसे कुछ क्षेत्रों में हो सकता है, राजस्थान में भी कुछ जगह हो, तो मध्य प्रदेश में मंदसौर वाले जगह पे जाओगे तो वहाँ के किसानों के पास कुछ पट्टे हैं, कुछ बीघा का कुछ बसवा जगह है जहां पर आप बो सकते हो। लेकिन शर्त है कि आपको सरकार को ही बेचना पड़ेगा, और सरकार उसको अपनी रेट पे खरीदेगी जो भी होगा। बाहर उसको नहीं बेच सकते, इलीगल होता है। धनिया बड़ी फसल है, ये भी एक मसाला फसल में आती है। अब खरीफ की फसलों में देख लेते हैं कि खरीफ की फसलों में किस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। खरीफ की फसलों, अच्छा हम लोग ये कृषि वाला बहुत लंबा चलेगा, इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें कृषि से संबंधित। अब कृषि में खाली फसलें ही नहीं है, फसलों के अलावा हम लोग पशुपालन भी तो पढ़ना पड़ेगा, कुक्कुट पालन भी पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा, हाँ, वो जो पट्टे होते हैं वो लाइसेंस ही होते हैं। वहां के लोगों से पूछोगे कि आपके पास क्या है, कि मेरे पास अफीम का पट्टा है। पट्टा एक्चुअल में लाइसेंस को ही बोलते हैं, पट्टी नहीं, पट्टा। पट्टे दिए जाते हैं ना, वो लाइसेंस ही होता है। बिल्कुल। खरीद कौशल हमारा एरिया, उसी हमारे एरिया में भी कुछ लोग हैं जो रिलेशन में रहते हैं मंदसौर जिले में, उनके पास में पट्टे हैं। तो बोलते हैं हमारे पास इतना बसुआ अफीम का पट्टा है। अगर नहीं उगती ना अफीम तो भी फिक्स होता है कि इतना किलो आपको सरकार को कैसे करके अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करते हैं वो लोग, भले उनको बचे ना बचे। कभी कभी बहुत ज्यादा बच जाता है, वो लोग इलीगली भी बेच देते हैं। कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ जगह पर रहता है कुछ इनका कनेक्शन, तो ये कर भी लेते हैं। बहुत फायदा देखी जाती है अगर अच्छी हुई तो। ठीक है, लेकिन वो फसल कृषि जो वो अफीम की जो उत्पादन होता है, वो भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है वो धीरे। खाद्यान्न की फसलें की बात करें खरीफ में, तो चावल, ज्वार, मक्का और बाजरा, इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? चावल, ज्वार, मक्का और बाजरा, ये खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती है। जबकि तिलहन फसलों में खरीफ की आती है आपकी कपास, तिल, मूंगफली और सोयाबीन। कपास, मूंगफली और सोयाबीन। कपास को अगर इस कैटेगरी से हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कपास से तिलहन फसलों में नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कपास को अलग से भी लिख सकते हैं आप। अन्य में जाकर के यहाँ लिख लीजिए इसको, कपास यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दलहन की फसल। दलहन में आपका उड़द, अरहर की दाल जो हम लोग खाते हैं, पीली दाल, और मूंग, ये दल। अब देखिए मूंग जो है, ये खरीफ की फसल नहीं है, ये फसल है आपकी जायद की। मूंग जायद की फसल है, लेकिन कुछ लोग इसको उगाते जो हैं वो इस समय भी बो देते हैं। लेकिन फिर भी इसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, पूरी तरह से जायद की फसल होती है मूंग की। ठीक। तो दलहन में आपका उड़द और अरहर आता है जो खरीफ के मौसम में प्रॉपरली बोया जाता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मेंशन कर लीजिएगा इसको। चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा। तिलहन में कपास को आप अन्य में डाल दीजिए, और तिल, मूंगफली और सोयाबीन इसमें रखा जा सकता है। अगर कैटेगराइज करना है तो इस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। ये बहुत सिंपल तरीका था पढ़ने का, कि इसको हम लोग मौसम के आधार पर पढ़ सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट जो करना है, जहां से मेंस का क्वेश्चन बनता है, वो बनता है यहाँ से। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश की कृषि को 11 जलवायुवी क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 11 जलवायु क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की कृषि को कृषि विभाग ने 5 भागों में बांट दिया है। 5 भागों में बांट दिया है, जरा समझ लेते हैं उसको। एक मैप के द्वारा समझा देता हूँ। हालांकि हम लोग ये क्लास कल की क्लास में ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैंने बोला कि मेरी क्लास जस्ट अभी फंसा दी गई है उस समय। ये ये मैप के आधार से हम लोग इसको समझेंगे। 11 जलवायु प्रदेश क्यों अलग अलग किए गए, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा कि जलवायु प्रदेश, जलवायु के आधार पर कृषि प्रदेशों को क्यों बांटा गया है।
और एक और जो दूसरा दूसरा जो मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि कृषि विभाग ने कृषि को मध्य प्रदेश की कृषि को 5 अलग-अलग भागों में बांटा है। तो फसलों के आधार पर बांटेगा तो इस तरह से, और जलवायु यानी पानी की जो विषमता है उसके आधार पर बांटना है तो वो ये बांटेगा। तो पानी की विषमता और पानी का संबंध जलवायु से है। तो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश की कृषि को 11 भागों में बांटा गया है, जबकि फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश की कृषि को 5 अलग-अलग भागों में बांटा गया है। इन 11 और 5 भागों और इसके बाद अन्य फसलों के बारे में भी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बता दिया है कि आज हम लोग क्लास ज़्यादा लंबी नहीं कर पाएंगे। कल भी मेरी क्लास 1 घंटे और 5 मिनट या के आसपास रहेगी, क्योंकि इमरजेंसी में मुझे 1-2 क्लास लेनी पड़ रही है, उसके बाद आपका बिल्कुल नॉर्मल चलेगा 1.5 घंटा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपने क्वेश्चन जो आपने डाले हैं वो डालते रहिए आप, और एक क्वेश्चन लिख लीजिए जिसका आंसर लिख के लाइएगा आप। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, उसका आंसर लिख के भेज दीजिएगा। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में जी जी, मध्य प्रदेश में कृषि, अच्छा कृषि की समस्याएं पर हम लोगों ने शायद मेरे ख्याल से चर्चा कर ली थी। मध्य प्रदेश में कृषि की समस्याएं क्या है, चर्चा कर ली थी। अगले इसमें एक और क्वेश्चन डाल लीजिए, प्रदेश में किसानों की समस्याओं पर चर्चा करें। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं पर